So a very good morning to all of you. Today we will continue motion in plane. आज हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ेंगे. ऑलरेडी यहाँ पे 9th में पढ़ चुके हैं उसके बारे में. ठीक है. और जो मेन है आज हमारा कि हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे इस यूनिट में से, बिकॉज आज ही हमारा यूनिट खत्म हो जाएगा तो हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं. तो व्हाट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. लास्ट टाइम हमने प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में पढ़ा था. आज हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ेंगे. If a particle moves along a circular path with a constant speed, then its motion is said to be uniform circular motion. अच्छा, remember one thing, uniform circular motion है speed constant रहेगी, velocity is not constant, velocity is changing. ठीक है. Why? इसका रीजन क्या है? इसका एग्जांपल है मोशन ऑफ अ टिप ऑफ सेकंड हैंड ऑफ अ क्लॉक. जो सेकंड वाली सुई होती है घड़ी की, उसका जो मोशन है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. ठीक है. तभी तो वो हर 5 मिनट के बाद उसका जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो 12 से 1, फिर 1 से 2, फिर 2 से 3. ठीक है. उसके बाद यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एन एक्सेलरेटेड मोशन. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक एक्सेलरेटेड मोशन भी है. इसका रीजन क्या है? स्पीड चेंज नहीं हो रही. स्पीड इज कांस्टेंट एट ऑल द पॉइंट्स, बट एट ईच पॉइंट द डायरेक्शन इज चेंजिंग. डायरेक्शन इज चेंजिंग कैसे? जैसे अगर हम एक डायग्राम बना के देखें यहाँ पर, हर पॉइंट पे स्पीड सेम है. हर पॉइंट पे स्पीड सेम है. ठीक है. ऐसे मूव कर रहे हैं, बट एट ईच पॉइंट डायरेक्शन इज डिफरेंट. सो वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन स्पीड एज वेल एज डायरेक्शन. तो हर पॉइंट पे डायरेक्शन अलग अलग है, तो इसीलिए वेलोसिटी लगातार चेंज होती रहेगी. वेलोसिटी चेंज होने से क्या होगा? एक्सेलरेशन आएगी. ओके. तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एन एक्सेलरेटेड मोशन बिकॉज एट ईच पॉइंट स्पीड रिमेन्स सेम but velocity changes due to change in direction. Hence, uniform circular motion is an accelerated motion. तो ये दो चीजें बच रही इसके बारे में. नेक्स्ट पढ़ते हैं. अब इसमें ये डायग्राम बन गया हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैसे? जैसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, ये इसका सेंटर है O. अब वो मान लो इनिशियली वो P1 पोजीशन पे है. जो भी वो बॉडी है, ऑब्जेक्ट है, वो P1 पोजीशन पे है. थोड़ी देर के बाद, T टाइम के बाद वो P2 पोजीशन पे आ गया. तो उसने कुछ डिस्प्लेसमेंट की, लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस की नहीं है, ये एंगुलर में है. एंगल चेंज हो रहा है उसका. यहाँ पे कुछ और एंगल था, यहाँ पे कुछ और एंगल हो गया सेंटर के साथ उसका. तो यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है. ठीक है. और अगर हम दिखाना चाहें, ये इसका स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, इसे कर देंगे हम डेल्टा एस. और ये एंगल भी थीटा नहीं होगा, यहाँ पे डेल्टा थीटा हो जाएगा. तो वो P1 से P2 पोजीशन जा रहा है. जब अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, तो अब उसका लीनियर डिस्प्लेसमेंट, जो आप नॉर्मली पढ़ते हो डिस्प्लेसमेंट के बारे में, उसकी जगह अब यहाँ पे एंगल्स में चेंज आ रहा है. तो इसलिए यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगल भी बोल सकते हैं इसको. इट इज डिफाइंड एज एंगल स्वेप्ट आउट बाय इट्स रेडियस वेक्टर इन द गिवन टाइम इंटरवल. और ये फॉर्मूला होता है, ये याद रखना है फॉर्मूला आपने. एंगल इज इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन आर. डेल्टा एस अपॉन आर. डेल्टा एस क्या है यहाँ पर? डेल्टा एस लीनियर डिस्प्लेसमेंट. तो बेसिकली जो फॉर्मूला बनता है, डेल्टा एस लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू रेडियस इनटू डेल्टा थीटा. तो अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो लीनियर में डेल्टा एस इज इक्वल टू आर डेल्टा थीटा. ठीक है. ये रिलेशनशिप हो गया. यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज रेडियन एंड इट इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी. ठीक है. नेक्स्ट. अब आपको पता है, देखो यहाँ पर हो क्या रहा है.
अब यहाँ पे मोशन सर्कुलर हो गया। जब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट तो वेलोसिटी भी आती है, वेलोसिटी की जब बात करेंगे तो एक्सेलरेशन भी आएगा। लेकिन अब तक जो हमने पढ़ा था वो लीनियर में था, अब हम किस में पढ़ रहे हैं, सर्कुलर मोशन में पढ़ रहे हैं। तो सर्कुलर मोशन में क्या होगा, उन सबके साथ एक वर्ड लग जाएगा एंगुलर। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे, एंगुलर वेलोसिटी पढ़ेंगे, एंगुलर एक्सेलरेशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पढ़ लिया, अब हम एंगुलर वेलोसिटी पढ़ेंगे। अब आपको पता है कि वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहां पर भी हम क्या करेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लेंगे। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। वहां पर बस एक वर्ड एडिशनल आया है, एंगुलर वर्ड। वेलोसिटी क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि ये एंगुलर वेलोसिटी है। इसका सिंबल है ओमेगा, इसे बोलते हैं ओमेगा। ठीक है, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। और अगर मैं इसकी लिमिट लगा दूं ऐसे, ये आप मैथ्स में पढ़ पाओगे चैप्टर, डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, डेल्टा थीटा अपॉन, ये डेल्टा जो हम लगाते हैं या डी जो हम लगाते हैं वो चेंज के लिए लगाते हैं, तो ये आ जाएगा डी थीटा अपॉन डी टी। डिफरेंशिएशन करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, इसकी डायमेंशन होती है टी इनवर्स, बिकॉज एंगल की कोई डायमेंशन नहीं होती। ठीक है, तो इसकी जो सिर्फ टाइम की डायमेंशन, और टाइम को ऊपर लेके जाएंगे तो टी इनवर्स। लेकिन एंगल एक ऐसी क्वांटिटी है जिसकी डायमेंशन नहीं है लेकिन उसकी यूनिट है। ओके, तो इसकी यूनिट होगी रेडियन पर सेकेंड। नेक्स्ट, एंगुलर एक्सेलरेशन, इसका सिंबल है अल्फा। इट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, इट्स यूनिट इज रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। अब जैसे सिंपल एक्सेलरेशन थी, इट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यहां पर एंगुलर वर्ड आ गया। तो ये फॉर्मूला अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी। सिमिलरली अगर यहाँ पे भी हम लिमिट लगा दें तो ये आ जाएगा डी ओमेगा अपॉन डी टी। टाइम पीरियड, टाइम पीरियड इट इज द टोटल टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन, ये सब आपने पढ़ रखे हैं। फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ कंप्लीट रोटेशंस इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में कितनी रोटेशंस कंप्लीट करता है। रिलेशन क्या होता है, टी और न्यू के बीच में, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के बीच में इनवर्सली प्रोपोर्शनल, न्यू इज इक्वल टू 1 बाय टी। ठीक है, एक फॉर्मूला भी है यहाँ पर, ओमेगा इज इक्वल टू, ओमेगा को एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, 2 पाई न्यू, और एक और फॉर्मूला बन जाएगा न्यू इज इक्वल टू 1 बाय टी होता है, तो 2 पाई अपॉन टी। एक और फॉर्मूला, अब हमने रिलेशनशिप निकाल दिया। हमें पता है व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। डेल्टा थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन आर। तो दोनों साइड्स को डिवाइड कर देंगे डेल्टा टी से, डिवाइड कर दिया, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी इनटू आर। टेकिंग लिमिट्स ऑन बोथ साइड, दोनों साइड्स पे लिमिट ले लेंगे। लिमिट ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, मैंने आपको बताया है, ये जो डेल्टा है वो डी में कन्वर्ट हो जाएगा। और डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी भी डी में कन्वर्ट हो जाएगा, तो डी एस अपॉन डी। ये किसका फॉर्मूला है, ये किसका फॉर्मूला है, ये है वेलोसिटी का, ये v का फॉर्मूला है। और ये है एंगुलर वेलोसिटी का, ओमेगा। r को क्रॉस मल्टीप्लाई तो v इज इक्वल टू r ओमेगा। तो ये रिलेशनशिप है। अब अगला नेक्स्ट, अब ऐसे निकालेंगे लीनियर एक्सेलरेशन। लीनियर एक्सेलरेशन का सिंबल क्या होता है, स्मॉल a, और एंगुलर एक्सेलरेशन का सिंबल क्या होता है, अल्फा। तो a और अल्फा में रिलेशनशिप निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, v इज इक्वल टू r ओमेगा होता है, इनको डिफरेंशिएट कर देंगे तो a इज इक्वल टू r l। तो ये रिलेशनशिप से body moves with constant speed on a circular path, it is said to have uniform circular motion। ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है।
ये वेक्टर आर क्या है, पोजीशन वेक्टर ना, विद रिस्पेक्ट टू सेंटर, ओ सेंटर है, यहाँ पे देखो मूव कर रहा है। मान लो एक जो पार्टिकल है पहले पी पोजीशन पे था, अब कहाँ पर आ गया, पी डैश पे आ गया, ओके। तो आर डैश वेक्टर, तो पोजीशन वेक्टर चेंज हो गया उसका। और ये ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। A particle P moves on a circle of radius vector r with uniform angular velocity। तो हम क्या करेंगे, दो टेंजेंट्स ड्रा कर देंगे, एक P पॉइंट पर, और ऐसे ही हम, टेंजेंट क्या होता है, स्पर्श रेखा, which just touches the surface at one point only, at one point। तो P पर हमने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, P डैश पे भी हमने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। लीनियर वेलोसिटी इज कांस्टेंट, मतलब स्पीड कांस्टेंट है, ठीक है, बट चेंज इट्स डायरेक्शन कंटिन्यूअसली। ये डेल्टा थीटा क्या है यहाँ पर, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, और डेल्टा आर क्या है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। तो देखो यहां पर ये लिमिट लगाओगे अगर, तो इसको आप यहां पर अगर लिमिट लगा देंगे तो ds अपॉन dt बन जाएगा। ये देखो रिलेशनशिप है, अभी हमने ड्राइव किया इसको। अब हमने क्या करना है, एक टर्म है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है। वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एक ऐसी फोर्स, एक ऐसी एक्सेलरेशन, ये सेंट्रीपिटल फोर्स भी होती है, जिसकी वजह से वो जो पार्टिकल है वो सेंटर से बंधा हुआ है, मतलब सेंटर की तरफ वो झुका हुआ है। जैसे कि हम इस अर्थ पे रहते हैं, हमें एक फोर्स है जो हमें अपनी तरफ खींच के रखती है, इसीलिए हम आराम से चल पाते हैं इस अर्थ पर। मून पे चलना आसान नहीं है, और मार्स पे, मून पे चलना आसान नहीं है, बिकॉज वहां की जो ग्रेविटी है वो बहुत कम है, आप वहां पे नॉर्मली नहीं चल पाओगे। लेकिन अर्थ की ग्रेविटी ज्यादा है, तो अर्थ अपनी तरफ, अर्थ का जो सेंटर है वो हमें अपनी तरफ खींच के रखता है, इसीलिए हम अर्थ पर चल पाते हैं। सिमिलरली यहाँ पर कोई भी सर्कुलर मोशन है तो उसमें जो सेंटर है, सेंटर की तरफ एक फोर्स लगती है, और सेंटर की तरफ एक फोर्स के साथ एक एक्सेलरेशन भी लगती है, जिसे हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्री, सेंटर, पिटल, टू वर्ड्स। देखो यहाँ पर इसका मीनिंग, सेंट्रीपिटल, सेंट्री का मतलब सेंटर, और पिटल का मतलब टूवर्ड्स। तो एक ऐसी एक्सेलरेशन जो सेंटर की तरफ लगे। अच्छा, इसी का एक अपोजिट वर्ड आता है सेंट्रीफ्यूगल। आप लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी न्यूटन्स का थर्ड लॉ, देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन टू एवरी एक्शन। तो ये होती है सेंटर से अवे। जब एक फोर्स सेंटर की तरफ आएगी तो एक फोर्स सेंटर से अवे भी तो जाएगी, बिकॉज आप एक क्वेश्चन पढ़ोगे, एक क्वेश्चन 11th में आएगा, व्हाई ऑल द फोर्सेस एग्जिस्ट इन नेचर इन पेयर्स। जितनी भी फोर्सेस हैं वो पेयर्स में एग्जिस्ट करती है। जैसे कि आप 9th में एक टॉपिक में पढ़ा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। वहां पर आपने क्या देखा कि जब एक बॉडी ऊपर से नीचे आ रही है तो पहले ऊपर उसकी पोटेंशियल एनर्जी कंप्लीट थी, काइनेटिक एनर्जी जीरो थी, लेकिन जैसे जैसे वो ऊपर से नीचे आ रही है उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाती है। तो द फोर्सेस इन नेचर ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स। तो एक सेंट्रीपिटल फोर्स है जो सेंटर के तरफ है, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी सेंटर से अवे जा रही है। तो देखो क्या कर रहे हैं यहाँ पर, यहाँ पर उसने एक टेंजेंट को हटा लिया यहाँ पर, अब दूसरा टेंजेंट भी हटाएगा। देखो ये दो टेंजेंट हटा लिए उसने, उन दोनों से ऐसे डायरेक्शंस बना ली, डेल्टा थीटा, और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी का चेंज कितना है, तो यहाँ पर एक ट्रायंगल बन गया हमारे पास। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एंगल लेंगे बीटा, कैसे भी कर लो इसका एंगल बीटा ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। As delta t approaches to zero, delta theta is approaches to zero,
बीटा इज इक्वल टू 90। क्या है कह रहे हैं कि जैसे ऐसे देखो अब ये लगातार चेंज होगी ना पोजीशन, तो क्या होगा, ये v डैश और v एक दूसरे के पास आते जाएंगे। देखो इस दोबारा से एनिमेशन देखिए, ये हमने बना दिया। अब जैसे जैसे टाइम पास होगा, जैसे जैसे टाइम बीतेगा, ये इसके और पास आएगा और पास आएगा और पास आएगा। तो वो यही बोल रहा है कि एज डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, डेल्टा थीटा अप्रोचेस टू जीरो, सो बीटा इज इक्वल नियरली अप्रोचेस टू 90। देखो यहाँ पर नियरली 90 के इक्वल होगा बीटा। इट मीन्स द एंगल बिटवीन डेल्टा वी एंड वी वेक्टर इज वेक्टर बीटा increases and approaches 90 degree. That is, delta v becomes perpendicular to v. तो अगर आपने डेफिनेशन पढ़नी हो, acceleration is the rate of change of velocity, therefore it acts in the direction of delta v vector, or it acts in the direction along the radius and towards the center. Hence the acceleration is called centripetal acceleration. ठीक है, अब इसकी डेरिवेशन करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। हमने इस ट्रायंगल का नाम दे दिया APB, ठीक है, और दो आइसोसेलेस ट्रायंगल बना लिए, यहाँ पे दिख रहे हैं आपको OPP डैश और PAB, OPP डैश और PAV। ओके, आर सिमिलर ट्रायंगल्स। सिमिलर ट्रायंगल्स क्यों हैं? इन दोनों में देखो एंगल कितना बन रहा है, डेल्टा थीटा का बन रहा है। ओके, और साइड्स भी इक्वल है, यहाँ पर ये दोनों साइड्स इक्वल है। तो जब दो सिमिलर ट्रायंगल्स होती हैं तो उनका एक मैथ्स में आप पढ़ोगे इसको, व्हेन देयर आर टू सिमिलर ट्रायंगल्स, उनकी कोई भी दो साइड्स का रेशियो इक्वल होता है। ये मैथ्स की इक्वेशन है। जब दो ट्रायंगल्स सिमिलर होती हैं तो उनकी कोई भी जो दो साइड्स होती हैं उनका रेशियो सेम होता है। जैसे मान लो क्या किया हमने, अच्छा लेकिन ये बात ध्यान रखना, अगर आप इस ट्रायंगल का बेस ले रहे हो तो डिवाइड बाय इस ट्रायंगल का भी बेस ही करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि इस ट्रायंगल का बेस और इस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज। ओके, तो PAB का बेस कितना है, AB, तो OPP डैश का बेस कितना है, PP डैश, बेस अपॉन बेस इज इक्वल टू PA एक साइड ले ली डिवाइड बाय OP, कोई भी एक साइड ले लो, तो दोनों को डिवाइड कर दिया। अब AB की वैल्यू क्या है, AB की वैल्यू है डेल्टा वेक्टर B वेक्टर, मैग्नीट्यूड है, सबका मैग्नीट्यूड ले रहे हैं हम। और PP डैश की वैल्यू क्या है, डेल्टा R। PA की वैल्यू क्या है, P से लेके A तक B वेक्टर, और OP की वैल्यू क्या है, R वेक्टर। दिख रहा है आपको डायग्राम में सब? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको यहां ले जाएंगे, ठीक है। और अब हमें पता है कि वेक्टर A लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, डेल्टा V अपॉन डेल्टा टी। तो अगर मैं यहां पर डेल्टा टी से डिवाइड कर दूं दोनों साइड पे और लिमिट्स ले लूं, यहां पर भी लिमिट ले लूंगा मैं, तो ये क्या बन जाएगा, एक्सेलरेशन बन जाएगा। और ये क्या बन जाएगा, अगर इसकी भी लिमिट ले लूंगा तो डेल्टा R अपॉन टी, V बन जाएगा ना, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी का स्क्वायर, A इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R, ठीक है। दिस इज इट। अब देख लेते हैं एक बार, इसने लिमिट्स ले ली, तो A इज इक्वल टू सेंटीमीटर इज इक्वल V स्क्वायर अपॉन R, ओके। अच्छा, अगर इसको एक्सप्रेस करना हो इन टर्म्स ऑफ एंगुलर स्पीड, यहाँ पे लीनियर स्पीड है तो V का फॉर्मूला क्या होता है, R ओमेगा होता है, तो ACP इज इक्वल टू R ओमेगा का होल स्क्वायर अपॉन R, ठीक है। तो ये आ गया इन टर्म्स ऑफ दिस। सेंटीमीटर एक्सेलरेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। ओमेगा की अगर हम वैल्यू पुट कर दे 2 पाई न्यू, तो एक और फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास। तो ये
3 फॉर्मूले हो गए सेंटीमीटर एक्सेलरेशन के। कोई भी फॉर्मूला जो भी आपसे पूछा होगा, जो भी गिवन होगा, उसके अकॉर्डिंग आप फॉर्मूला पुट करोगे। अगर डायरेक्शंस देखें हम, तो ये डायरेक्शन है, ठीक है। आर वेक्टर इधर जा रहा है, वी इधर जाएगा, ओमेगा परपेंडिकुलरली अपवर्ड्स, और सेंटीपिटल एक्सेलरेशन हमेशा किसकी तरफ जाएगी, सेंटर की तरफ। ओके, तो अब मैं सोचा था कुछ न्यूमेरिकल्स कराने का, तो न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं यहाँ पर थोड़े से। ये एक न्यूमेरिकल है। द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस इज गिवन बाय x इज इक्वल टू a प्लस बी टी स्क्वायर, वेयर a की वैल्यू दे रखी है, b की वैल्यू दे रखी है, and t is measured in seconds, what is the velocity at t is equal to 0 second and t is equal to 2 second, what is the average velocity between t is equal to 2 second and t is equal to 4 second। सबसे पहले तो आपको इक्वेशन दे रखी है x की, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, dx अपॉन dt, आपको डिफरेंशिएशन आनी चाहिए। तो देखो कैसे करोगे आप इसकी डिफरेंशिएशन, d इज इक्वल टू, बता देते dx अपॉन dt, x की वैल्यू क्या है, a प्लस dt स्क्वायर। उसने कहा वेलोसिटी निकालनी है, तो पहले आपको उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो d बाई डी टी a प्लस बी टी स्क्वायर। देखो बीच में प्लस या माइनस होगा तो दो टर्म्स हो जाएंगे। मैं इसको बिल्कुल सिंपल करके दिखा रहा हूँ, डी बाई डी टी ए का अलग होगा और इस टर्म का अलग होगा। आपने ऐसे नहीं करना है, बिकॉज ये तो बिल्कुल बेसिक स्टेप सिखा रहा हूँ आपको सिखाने के लिए। अच्छा, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट, ए इज अ कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है तो जीरो होता है डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट, जीरो प्लस बी टी स्क्वायर, बी इज अ कांस्टेंट तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, और टी स्क्वायर की कैसे होगी, कोई भी पावर हो सबसे पहले पावर आगे आ जाएगी और जो उसकी पावर होगी उसमें से एक माइनस हो जाएगा, ऐसे पावर मल्टीप्लाई में आएगी, ठीक है। ये जो 2 था, b कांस्टेंट है तो b पहले बाहर आ जाएगा, तो इसकी डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, टी स्क्वायर की जो 2 है जो पावर है उसकी वो फ्रंट पे आ जाएगी मल्टीप्लाई में, फिर जो उसकी पावर है उसमें से एक माइनस करोगे और जो भी वो क्वांटिटी है उसका फिर डिफरेंशिएशन करोगे। अब t का t का डिफरेंशिएशन रिस्पेक्ट टू t 1 होता है, तो यहाँ पर इतना ही आएगा, तो ये आ जाएगा 2b t, दिस इज योर वेलोसिटी, ये आपकी वेलोसिटी की वैल्यू है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, आपको जो भी क्वेश्चन में दिए है, जैसे इसने यहाँ पे दिए कि a की वैल्यू है 8.5, b की वैल्यू है 2.5, ठीक है। व्हाट इज द वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 0 and 2 सेकेंड। अब उसने b की वैल्यू दे रखी है और a की वैल्यू दे रखी है, a की वैल्यू है 8.5, b की वैल्यू है 2.5, लेकिन जो आपके पास वेलोसिटी आई है उसमें तो a है ही नहीं, तो सिर्फ b की वैल्यू पुट होगी। तो पहले उसने कहा 0 सेकंड पे निकालो, तो v 0 लिख देता हूं मैं इसको, तो 2 एज इट इज, b की वैल्यू 2.5 और टाइम 0 है तो 0 आएगी वेलोसिटी। अब उसने कहा 2 सेकंड पे भी निकालो, तो v2 b की जो वैल्यू दे रखी है आपको 2.5 और टाइम की वैल्यू कितनी है 2, कितना हो गया 10, दिस इज इट। तो वेलोसिटीज निकाल दी। अब उसके बाद उसने क्या बोला है, व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 2 सेकंड एंड 4 सेकंड। 2 सेकंड एंड 4 सेकंड, तो उसने क्या किया है, यहाँ पर उसने लास्ट में वैल्यू पुट की है। आप चाहे पहले वैल्यू पुट कर दो, जैसे कि उसने यहाँ देखो t 2 सेकंड पे निकाल दिया 10 मीटर पर सेकंड। उसके बाद वो कह रहा है व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी बिटवीन
t इज इक्वल टू 2 सेकेंड एंड t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। क्या फॉर्मूला होता है एवरेज वेलोसिटी का? एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, देखो जो x वाली इक्वेशन है वहां पे पुट करना पड़ेगा आपको। वेलोसिटी नहीं निकालनी, अब एवरेज वेलोसिटी निकालनी है तो उसके लिए आपको डिस्प्लेसमेंट चाहिए और टाइम। टाइम तो आपको दिया हुआ है 4 सेकंड और 2 सेकंड, लेकिन आपको एक बार x की वैल्यू 2 सेकंड पे निकालनी है, एक बार x की वैल्यू 4 सेकंड पे निकालनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इधर। The displacement in meter of a particle moving along x-axis is given by x is equal to 18t plus 5t square. Calculate instantaneous velocity at 2 second. I hope आप निकाल पाओगे। सबसे पहले करोगे जो x दिया हुआ है डिस्प्लेसमेंट दी हुई है उससे आप v निकालोगे। v कैसे निकालोगे? उसको डिफरेंशिएट करके। तो ये डिफरेंशिएट करके आ गया, ठीक है, ये आ गया डिफरेंशिएट करके। अब वेलोसिटी निकालनी है 2 सेकंड पे, तो 2 सेकंड पे निकालनी है तो जहां जहां t लिखा है वहां पे 2 सेकंड पुट कर देंगे तो हमारे पास पहले का आंसर आ गया। उसके बाद वो कह रहा है एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 2 सेकंड एंड 3 सेकंड। तो क्या फॉर्मूला होता है एवरेज वेलोसिटी का? x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। यहाँ पे 2 का मतलब है जो भी आपको फाइनल टाइम दिया हुआ है और 1 का मतलब है जो आपको इनिशियल टाइम दिया हुआ है। तो पहले आप x1 निकालोगे, जो x की जो इक्वेशन है वहां पर t की जगह 2 पुट कर दोगे। उसी तरीके से x2 निकालोगे, t x वाली इक्वेशन में t की जगह 3 पुट कर दोगे, फिर फॉर्मूले में पुट कर दोगे x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1, ये आ जाएगा हमारे पास। और लास्ट में उसने पूछा है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ये भी निकालना है। और ये सेंट्रल स्कूल मतलब केवी स्कूल्स में ये पेपर में आया हुआ है क्वेश्चन 2005 और 18 में। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv अपॉन dt। तो जो भी वेलोसिटी आई है आपके पास इक्वेशन वहां से हमारे पास आ जाएगी। ऐसे ही ये सारे करने क्वेश्चन आपको मैं इसका आज आपको भेज दूंगा, ठीक है। अच्छा, अब ये ग्राफ वाले क्वेश्चन है। ग्राफ वाले क्वेश्चन में क्या करना है, आपको पता है कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है उससे आप क्या निकाल सकते हो? वेलोसिटी टाइम ग्राफ से आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हो और डिस्टेंस भी निकाल सकते हो, लेकिन जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है उससे आप सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी निकाल सकते हो। तो यहाँ पे है figure this shows the distance time graphs of two trains which starts moving simultaneously। दो ट्रेन्स है जो कि दो अलग अलग पोजीशन से स्टार्ट हुई है लेकिन एक साथ स्टार्ट हुई है। ये है 100 पे और ये है 0 पे। जो A ट्रेन है वो स्टार्टिंग में 0 पर है मतलब, और जो B ट्रेन है वो स्टार्टिंग में 100 मीटर पर है। इसका मतलब उनके बीच में जो डिफरेंस है पोजीशंस का वो कितना है? 100 मीटर का डिफरेंस है स्टार्टिंग में। Start moving simultaneously in the same direction. Find from the graphs, find how much ahead of A is B when the motion start। जब शुरुआत में मोशन स्टार्ट हुआ तो वो कितना दूर है। अब यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो किलोमीटर में, मीटर में नहीं है, तो 100 किलोमीटर का डिफरेंस है। तो स्पीड में कितना डिफरेंस होगा? स्पीड में, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर B is ahead of A, ये बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि जो B है वो आगे है A से by the distance of 100 किलोमीटर when the motion start। Second, what is the speed of B? B की स्पीड क्या है? अब ये कैसे निकालोगे? देखो यहाँ पर B की स्पीड इनिशियल कितनी स्पीड है? 100। सॉरी, इनिशियल स्पीड निकालने के लिए डिस्टेंस अपॉन टाइम। इनिशियल जो है QR, हम यहाँ पे निकालेंगे QR की वैल्यू। यहाँ पर एक ट्रायंगल दिख रहा है, तो यहाँ पे जो QR की वैल्यू होगी 150 माइनस 100, Q से लेके R तक की वैल्यू 150 माइनस 100, ठीक है। और ये वाली ट्रायंगल ले रहे हैं हम, ये बड़ी वाली ट्रायंगल ले लेंगे। और टाइम कितना है? 2 और 0, तो डिवाइड बाय 2, तो ये आ गया 25 किलोमीटर पर आवर। थर्ड, when and where till A catch B। A B को कैच कब करेगा? अब आपको पता है जो B है वो उससे पहले था। ऑफ कोर्स ये पॉइंट दिख रहा है जहां पे वो इंटरसेक्ट करेंगे, मतलब Q पॉइंट पे।
कहाँ पर, क्यू पॉइंट पे जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। लास्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्पीड्स ऑफ ए एंड बी, ए और बी की स्पीड में कितना फर्क है, कितना डिफरेंस है, तो कैसे निकालेंगे। ये वाला जो ट्रायंगल है आपका, ये बड़े वाला राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो यहाँ से हम QS अपॉन OS, QS की वैल्यू निकाल सकते हैं, OS की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये वाला क्वेश्चन, इसमें कैसे करोगे। द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग अ फिक्स्ड डायरेक्शन इज शोन इन फिगर। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल बिटवीन 0 सेकंड टू 10 सेकंड। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 0 से 10 सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल फाइंड आउट करना है। अब ये स्पीड टाइम ग्राफ है, आप कैसे निकालोगे डिस्टेंस, क्या फॉर्मूला होता है डिस्टेंस निकालने का स्पीड टाइम ग्राफ से। अगर आप एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ निकाल लो, एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ, तो ये क्या बन रहा है, ये शेप कैसे बन रही है, ट्रायंगल बन रही है। तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ, बेस कितना हो गया इसका 10, 0 से 10 सेकंड तक है ना, और हाइपोटेन्यूज या हाइट कितनी हो गई इसकी 12, तो हाफ इंटू 10 इंटू 12 60 मीटर आ गया। दूसरा, एवरेज स्पीड बिटवीन द इंटरवल्स, बिटवीन दिस इंटरवल एवरेज स्पीड निकालनी है। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस 60 मीटर ट्रेवल किया है और टाइम 10 सेकंड जो हम निकाल दिया। ऐसे ही ये वाला क्वेश्चन भी है। अच्छा, इस वाले क्वेश्चन में क्या करोगे आप, इसमें तीन अलग अलग वो बन रहे हैं ट्रायंगल्स। अगर आपने टोटल निकालना है 0 से 10 सेकंड तक, तो देखो कैसे निकालोगे। ये तीन अलग अलग डायग्राम्स का आपका कॉम्बिनेशन है। पहले यहां निकालोगे आप, तो ये ट्रायंगल हो गया, और ये क्या हो गया आपके पास, ये रेक्टेंगल हो गया, पैरेललोग्राम जो भी, इसका फॉर्मूला हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ, और फिर ये दोबारा से ट्रायंगल हो गया। तो तीन शेप्स हैं, इन तीनों को ऐड करोगे तो टोटल डिस्टेंस निकल जाएगा। बाकी जो भी उसने क्वेश्चन में पूछा है वो आप देख सकते हो, ठीक है। बाकी ये क्वेश्चंस हैं आपके रिलेटिव वेलोसिटी पे, जैसे ये वाला एक क्वेश्चन है, ए कार ए मूविंग एट 10 मीटर पर सेकेंड ऑन अ स्ट्रेट रोड इज अहेड ऑफ कार बी मूविंग इन द सेम डायरेक्शन एट 6 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू बी एंड वाइस वर्सा। ओके, वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू बी एंड वाइस वर्सा, मतलब वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू बी भी निकालना है और वेलोसिटी ऑफ बी रिस्पेक्ट टू ए भी निकालना है। अब हमें पता है कि वी ए की वैल्यू 10 है, वी बी की वैल्यू 6 है, और दोनों सेम डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में है ना, तो उनकी जो स्पीड है वो माइनस होगी। तो वी ए बी इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी 10 माइनस 6 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब दूसरा भी निकालना है, वेलोसिटी ऑफ वी विद रिस्पेक्ट टू रिलेटिव टू ए, तो वी बी ए निकालोगे तो वी बी माइनस वी ए 6 माइनस 10 माइनस 4 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब, कहने का मतलब ये है कि ए के लिए पॉजिटिव वेलोसिटी इंडिकेट्स दैट ड्राइवर ऑफ कार सीज कार ए मूविंग अहेड फ्रॉम हिम। जो बी के लिए जो ए वाली जो कार है वो सामने की तरफ होगी, मतलब आगे होगी उससे, तो वो पॉजिटिव वेलोसिटी है। लेकिन जो ए के लिए जो बी वाला है वो उसके पीछे होगा, तो इसलिए नेगेटिव वेलोसिटी यहां पर, ठीक है। ऐसे एक और क्वेश्चन, टू पैरेलल रेल ट्रैक्स रन नॉर्थ साउथ, ट्रेन ए मूव्स नॉर्थ with speed 54 km per hour and train B moves south with speed of 90 km per hour. What is the relative velocity with respect to A? देखो ये मैं बना के दिखाया तो यहाँ पर वो कह रहा है कि दो ट्रेन्स हैं, एक चल रही है नॉर्थ, फिफ्टी 54 किलोमीटर पर आवर, एक चल रही है साउथ 90 किलोमीटर पर आवर। रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है, कैसे करोगे। मैंने तुम्हें क्या कहा था, सबसे पहले आपको क्या करना है, दोनों को सेम डायरेक्शन में लेके आना। क्या करोगे आप,
VA नॉर्थ के लोग हैं 54, मैं VB ले लूंगा लेकिन यहाँ पे माइनस VB आ जाएगा तो -90। दोनों सेम डायरेक्शन में आ गए, सेम डायरेक्शन में आ गए तो क्या होगा इसमें? अब देखो VA +54 VB -90, समझ में आ गए? माइनस क्यों ले रहे हैं? पहले दोनों की डायरेक्शन को हमें सेम करना है, एक नॉर्थ की तरफ थी एक साउथ की तरफ थी, तो नॉर्थ को हमने पॉजिटिव मान लिया ठीक है, तो हमने साउथ वाली को नॉर्थ की तरफ घुमा दिया तो -VB आ जाएगा, इसलिए -90 आया यहाँ पर। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ V रिस्पेक्ट टू A VB माइनस VA, तो अच्छा उसको, हाँ ये किलोमीटर पर आवर में था तो उसको हमने कन्वर्ट कर लिया। कैसे कन्वर्ट करोगे? 5/18 से मल्टीप्लाई करके मीटर पर सेकंड में। ओके, ये हो गया। तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस हैं। सो थैंक यू ऑल, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।